आप सभी का स्वागत है। आज मॉक टेस्ट नंबर हमारा 3 है। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। आज तारीख हमारी 28 जुलाई है। 28 जुलाई 2024। हम आपका एग्ज़ाम ARO का PT कब प्रस्तावित है? 12 दिसंबर 2024 को। तो उससे पहले हम अपना मॉक टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे 22 दिसंबर से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय हमने अलॉट किया है। और जो क्वेश्चन का लेवल हमारे 11 फरवरी के एग्ज़ाम में था, सेम ऐसे ही लेवल के हम क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में लगाएंगे। और इसमें टोटल हम सभी क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस से जुड़े हुए। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 m होती है। एक नैनोमीटर लंबाई में आ सकने वाले आवश्यक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन आपने नैनोमीटर का 11 फरवरी 2024 को भी देखा था कि एक 5 फीट के व्यक्ति की लंबाई पूछी गई थी नैनोमीटर में। तो ऐसा कुछ न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया था इस आपके RO एग्ज़ाम फरवरी 2024 में। तो यहाँ में संख्या बतानी है आपको। पता कि एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10⁻⁻9 m होता है। अब इसे भाग कर लो, इसकी त्रिज्या को किससे? 10⁻9 को भाग कर लो माइनस को 10⁻10 से। जब हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्लस में। तो ये कट के हमारे पास आएगी संख्या कितनी? 10। तो 10 आपके ऑप्शन में कौन सी है? हमारी ऑप्शन बी है। तो ऐसा कुछ हम इसे सोल्व करते हैं। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, बस हमको आंसर देखना है कि हमारा आंसर क्या है। अब थोड़ा आप देख लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी हमसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। ये सब चीज़ हमें फैक्ट याद रखने की है। इसका जो भार होता है, बेसिक बात है, 1.00784 हमारा होता है इसका परमाणु भार। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बारे में एक हमारे से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ये भी बेसिक है हमारी नॉलेज। 3.01 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में। ये सब बेसिक आपको हाइड्रोजन से जुड़ी बता दी गई। ये 4-5 फैक्ट हमें पूछता है पॉइंटों में, उनको हम अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें हमारे पास तत्व दे रखे हैं और उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं कि किस तत्व का किस में अनुप्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारा ऑप्शन 1 सूची में हमारा यूरेनियम के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक, रेडियम के। तो देखो यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग हम किस में करते हैं? पहले हम कोबाल्ट का देखते हैं। कोबाल्ट का हम यूज करते हैं जी कैंसर उपचार चिकित्सा में। आयोडीन का करते हैं हम जी किस में? गलगंड में। गलगंड का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। तो ये बी के लिए हमारा फर्स्ट जाएगा और सी के लिए हमारा 2 जाएगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में हमारा बी के लिए फर्स्ट दे रखा और सी के लिए हमारा 2 दे रखा। तो बी के लिए फर्स्ट और सी के लिए 2 हमारा दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए 2। अब देखो रेडियम के खोज की, रेडियम के समस्थानिक यूज होते हैं नाभ के ईंधन में। इसके लिए हमारे क्या जाना चाहिए? नाभ के रेडियम की खोज। इसके लिए हमारा जाना चाहिए 4। तो यानी कि बी के लिए हमारा जाएगा, बी के लिए हमारा फर्स्ट जा रहे हैं। तो लेकर फिर हम डी में क्या जाएंगे देखते हैं। अब क्या डी के लिए हमारा 4 ऑप्शन आएगा। तो 4 हमारा फिक्स है। ये हमारा बी और सी में आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन किसके उपचार में आता है? आयोडीन हमारा आता है जी किसके लिए? हमारा ग्वाइटर के लिए। ग्वाइटर के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन का। तो सी के लिए हमारा 2 जाएगा। सी के लिए 2 हमारा ऑप्शन किस में दिया है? इसमें दिया है। डी के लिए 4 दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखते हैं ए के लिए हमारा क्या है। ए के लिए हमारा यूज करेंगे यूरेनियम समस्थानिक के लिए, द्वितीय कैंसर के लिए। कोबाल्ट के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे। और आयोडीन के लिए हम करेंगे 2 और डी के लिए करेंगे हम 4। तो कहने मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ए के लिए 3rd, बी के लिए फर्स्ट और जी सी के लिए हमारा हो जाएगा, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए हमारा 2 हो जाएगा और डी के लिए हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन कौन सी बनेंगी? ये ऑप्शन नंबर हमारी डी में गिवन है, जो मैं दिखाई नहीं दे रही इस पर। अब दिखाई देगी। ये डी के लिए 3rd, बी के लिए फर्स्ट और सी के लिए 2, डी के लिए 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि हीमोसाइनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विक प्रोटीन है, यानी कि धात्विक प्रोटीन है ये, ऑक्सीजन गमन धात्विक। तो ये कह रहा है कि कुछ अकशेरुकी जंतु में विद्वान होते हैं ये प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन हमें बताना। हीमोसाइनिन कौन सा होता है प्रोटीन। 4 ऑप्शन में हमें दिया है, 1 ताम्र परमाणु, 2 ताम्र परमाणु, 1 लोह आयरन परमाणु, 1 मैग्नीशियम परमाणु। तो ये होता है जो हमारा होता है 2 ताम्र का मतलब कॉपर, 2 कॉपर एटॉम्स होता है ये। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी इस क्वेश्चन की ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कथन दिया गया, इसमें करा कि कौन सा कथन इसमें सही है। सही कथन हमें निकालना ट्रू वाला। तो अब इसमें 4 ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं कि 4 ऑप्शन में हमें क्या दिया है। आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलीय जल की संख्या समान होती है। नहीं जी, आयरन में और कॉपर में अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा जो आयरन में होती है भी होती है जी 6, कॉपर में होती है जी 5। तो ये समान नहीं है, पहले ऑप्शन गलत। आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलीय जल के समान संख्या होती है। हाँ, ये में हम कह सकते हैं कि 7 इसमें होते हैं, 7 जिंक में होते हैं, 7 आयरन में, तो इसकी संख्या समान होगी। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन का लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है एग्जामिनर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लिए हम थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर की पद्धति को छोड़कर थोड़ा सा क्वेश्चनों का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों का, एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें आरओ का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया वैज्ञानिक सूची 1 में, सूची 2 में उनके अध्ययन का क्षेत्र। देखो, चार्ल्स डार्विन का था विकास से जुड़ा, कार्ल लिनियस जो था वो, लिनोस जो था वो वर्गीकरण से जुड़ा था, और जो लुई पास्चर था वो जी सूक्ष्म जीवी से जुड़ा था। तो बी के लिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और सी के लिए 2 हो जाएगा, और डी के लिए 4 हो जाएगा, और ए के लिए हमारा हो जाएगा 3rd। तो यानी कि हम कहेंगे ए के लिए 3rd कौन सी ऑप्शन में, हमारा ए के लिए 3rd 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए के लिए 3rd और बी के लिए हमारा फर्स्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए के लिए 3rd, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए 2 और डी के लिए हमारा 4। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसके लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका रीजन पूछा, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ongoing decrease in pH value of ocean water because of global warming. It happened due to, इसका हमें बताना कारण किस कारण हो रही। पहले ऑप्शन में हमें दिया समुद्री जल द्वारा CO2 की अपेक्षा अधिक उद्गम, समुद्री जल द्वारा CO2 की अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण, समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण, समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। तो राइट ऑप्शन हमारी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है कि स्टेटमेंट दिया है, इसने पूछा कि अगर दोनों ठीक है, सत्य है, और दूसरा कथन पहला का सही स्पष्टीकरण दे रहा तो ऑप्शन ए देंगे। दोनों सही है पर लेकिन दूसरा वाला कथन पहले का स्पष्टीकरण नहीं करा तो ऑप्शन बी देंगे उसके लिए। कथन पहला सत्य है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी देंगे। और कथन पहला सत्य असत्य है दूसरा सत्य है, उसके लिए डी देंगे। तो कथन पढ़ लेते हैं हम, क्या दिएगे हमें दो। तो 2 स्टेटमेंट दिएगे, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली समस्त ऊर्जा सूर्य के विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आती है। स्टेटमेंट ठीक है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आती है। पृथ्वी भी ग्रह के ऊष्मा बजट को बनाए रखने के लिए समस्त प्राप्त ऊर्जा को अनेक प्रकार से वापस विकृत करती है। ये भी ठीक है हमारा स्टेटमेंट कि हाँ जी, पृथ्वी ग्रह की अपेक्षा जो ऊष्मा बजट को बनाए रखने के लिए समस्त ऊर्जा को अनेक रूपों में विकृत करती है। पर लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले की व्याख्या नहीं करेगा। तो जो व्याख्या करता है तो ऑप्शन हमारी हो जाती ए, दोनों ठीक है। और सेकंड वाला पहले की व्याख्या कर रहा तो हमारा ऑप्शन ए देना था। और जो दोनों ठीक है और दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता उसके लिए ऑप्शन हमारी बी दी गई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ठीक है पर दूसरा कथन पहले की
व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में बहुत क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम। पहले मॉक टेस्ट में हमने ग्रीन हाउस गैस का देखा और इसमें हम देख रहे हैं, देखो जलवाष्प भी होता है, वाटर वेपर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CFC, मीथेन भी हमारा होता है, पर लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। नोट करने वाली बात क्या है कि नाइट्रोजन की जगह जो हमारा एक इससे मिलता जुलता नाम है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, उसके स्थान पर नाइट्रोजन ऑप्शन में दे देता है और यहीं पे हमारा कन्फ्यूजन बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं आती, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सत्य नहीं है ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं है गैस, हमारी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के क्षरण जिसमें होने वाली मुख्य परिघटना है। तो हमारे पास लेयर दी गई है हमारी चारों, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। तो इसमें हमें बताना कि कौन सी घटना, मुख्य घटना जो ओजोन परत के क्षरण की होती है वो कौन से लेयर में होती है। तो वो होती है जी समताप मंडल में होती है हमारी ओजोन परत के क्षरण की आपकी घटना। तो आपको बताना ओजोन परत की क्षरण की घटना की खोजकर्ता कौन थे और वह खोज किस वर्ष में की गई थी। इसका कमेंट में आप आंसर बताना, ओजोन परत की खोज किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। एसिटिलीन अणु है हमारे पास, उसमें बता कि उसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं, विद्यमान जो होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रकृति बतानी है, नेचर किसकी, एसिटिलीन अणु में किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, अम्लीय क्षारीय दोनों या उदासीन। तो जो होता है हाइड्रोजन परमाणु आपका एसिटिलीन अणु में विद्यमान, उसकी प्रकृति होती है जी अम्लीय यानी कि एसिटिक होती है हमारी। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए। अब थोड़ा और देख लेते हैं, एसिटिलीन जो हमारी होती है, एसिटिलीन एक असंतृप्त यौगिक है। एसिटिलीन का अगर हम फॉर्मूला देखें वो होता है C2H2 होता है। एसिटिलीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, रासायनिक निर्माण खंड के लिए करते हैं और ईंधन के प्रयोग में करते हैं। इसका हम एक शॉर्ट नेम भी लेते हैं, AUPAC बोलते हैं हम एसिटिलीन को, ठीक है जी। अब थोड़ा मैं बताता तो एसिटिलीन जो है वो किस किस में और यूज होता है हमारा, बता, रासायनिक निर्माण खंड और ईंधन में। साथ साथ में विटामिन A एंड E के संश्लेषण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, हमारा एसिटिलीन का किया जाता है। एसिटिलीन का गैस का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने के लिए भी यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस का। तो आज की हमारी मॉक टेस्ट नंबर 3 यहीं पे समाप्त होती है। कल शाम हम मिलेंगे 29 तारीख को, फिर शाम को 29 जुलाई को मॉक टेस्ट नंबर 5-4 को लेकर 3 मॉक टेस्ट हमारे खत्म हो चुके। चौथा मॉक टेस्ट 29 जुलाई को शाम को किस टाइम मिलेंगे, हम 7 बजे मिलेंगे आपको ये हमारी प्रीमियर वीडियो। हमारी UPPCS जो RO के जो हमारी प्ले लिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी है 2024 RO की, वहाँ पे हमारी सारी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ पे जाके इन सब का लाभ उठा सकते हैं वीडियो का।